हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है गौरव शर्मा और मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन की जो हमारी श्रृंखला चल रही है उसमें आप सभी का स्वागत है। इसके अंतर्गत हम लोगों ने मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय कवर कर लिया है और सामान्य परिचय को हमने 2 लेक्चर में कवर किया था। तीसरा हमारा जो लेक्चर था वो था मध्य प्रदेश का गठन पार्ट फर्स्ट, मतलब जो आज हम लोग गठन के बारे में बात करने वाले हैं उसके अंतर्गत ये दूसरा लेक्चर है। और इससे पहले हमने एक लेक्चर को और देख लिया है। जब भी हम लोग मध्य प्रदेश के गठन के बारे में बात करते हैं तो गठन को लेकर हमें काफ़ी सारी स्थितियों को समझना पड़ता है। और काफ़ी सारी स्थितियों का मतलब क्या है कि मध्य प्रदेश की 4 कंडीशंस आपको काफ़ी अच्छे से मालूम होना चाहिए। एक हम लोग बात करते हैं 1947 से पूर्व का जो मध्य प्रदेश है, ये 1947 से पूर्व वाली कहानी। दूसरा हम लोग देखते हैं कि 1947 में मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है। और जब हम लोग 1947 को कवर कर लेंगे देन हम लोग बात करेंगे कि 1956 में मध्य प्रदेश किस तरीके से अपनी संरचना को लेकर चलता है। और 1956 को पढ़ने के बाद हम 2000 में मध्य प्रदेश की स्थिति को देखेंगे। तो आज हम लोगों को जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि 1947 में मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है। क्यों? क्योंकि इससे पहले वाली कहानी मैंने आपको पढ़ा दी है कि 1947 से पूर्व एमपी आपका किस तरीके से एक्ट करता है। हमने देखा था इसमें 4 सिचुएशन के बारे में कि 1818 में क्या कहानी थी एमपी की। 1818 से लेकर आपके पास जो 1861 वाली कहानी थी यह हमने एमपी को देखा था। देन हमने देखा था कि 1861 से लेकर 1936 तक क्या कहानी थी और 1936 से लेकर 1947 तक ये 4 सिचुएशन हमने देख ली है 1947 से पूर्व वाले मध्य प्रदेश में। आज हम इस स्थिति को समझने वाले हैं। आप जब भी 1947 की स्थिति को पढ़ते हैं उस समय क्या स्थिति थी भारत की, ये भी आपको समझना चाहिए। क्योंकि 1947 में हम आज़ाद हुए और आज़ादी के बाद अंग्रेजों ने यहाँ पर एक सांप्रदायिक जहर घोला। क्या सांप्रदायिक जहर घोला? देखिए, अंग्रेजों ने क्या बोला कि हम आज़ाद हो रहे हैं तो उन क्षेत्रों को आज़ाद करेंगे जो क्षेत्र ब्रिटिशर्स के अधीन हैं। ब्रिटिशर्स के अधीन क्षेत्रों का मतलब क्या है कि इनके अंतर्गत 2 क्षेत्र आते थे। एक तो आता था ब्रिटिश प्रांत और ब्रिटिश प्रांत के अलावा एक क्षेत्र यहाँ पर आते थे चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। मतलब क्या है कि हम ब्रिटिश प्रांतों को भी आज़ाद कर दे रहे हैं और जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र है इनको भी आज़ाद कर देंगे। लेकिन जो देसी रियासतें हैं, जो आपके पास प्रिंसली स्टेट हैं, इन देसी रियासतों पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए देसी रियासतें स्वतंत्र हैं कि ये भारत में जा सकती हैं या पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं या अपना वजूद स्वतंत्र भी रख सकते हैं। जैसे ही इन्होंने ये बोला इसके बाद सारी की सारी जो देसी रियासतें थीं ये अपने अस्तित्व को स्वतंत्र रखना चाहते थे। ना तो ये पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे ना ही ये भारत में शामिल होना चाहते थे। इस बात को लेकर जो हमारे गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता थे उन्होंने विरोध दर्ज कराया कि आप ऐसा नहीं कर सकते। आप ऐसा प्रोविजन कीजिए कि जो देसी रियासतें हैं इनके पास सिर्फ 2 विकल्प रहें, या तो ये भारत में शामिल हो जाएं या फिर दूसरा विकल्प क्या हो कि ये पाकिस्तान में चले जाएं। मतलब स्वतंत्र रहने वाली जो आपने शर्त रखी है ये शर्त गलत है। क्योंकि सारी की सारी जो देसी रियासतें हैं ये अपने आप का एक स्वतंत्र अस्तित्व बनाने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो देश के अंतर्गत इतने देश बन जाते कि आज हम लोग देखते कि लगभग 520 के आसपास आपको देश दिखाई देते। सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों के बाद ये व्यवस्था हुई कि देशी रियासतों को सिर्फ 2 विकल्प दिए गए कि आप भारत में शामिल होइए या आप पाकिस्तान में चले जाइए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने
सारी देशी रियासतों को भारत में मिलाया और भारत में मिलाने के बाद 1947 में जो हमारे भारत की स्थिति थी उसमें 4 प्रकार के राज्य आपको देखने को मिलते हैं। ये 4 प्रकार के राज्य कौन कौन से थे इनको भी समझ लीजिए, इनको भी एक बार देख लेते हैं। 1947 में जो भारत है इसका प्रशासनिक विभाजन कुछ इस तरीके से है। 1947 की हम लोग बात करते हैं, भारत की हम लोग बात करते हैं, इसमें पहला आपके पास जो राज्य हैं ये ऐसे थे जो ब्रिटिश प्रांत थे, और जो आपके पास ब्रिटिश प्रांत थे इनको हमने पार्ट ए में रखा, ये आपके पास पार्ट ए में शामिल थे। दूसरा हम लोगों ने यहाँ पर पार्ट बी बनाया और पार्ट बी में वो शामिल थे देसी रियासतें, इसमें शामिल किया गया किसको, आपके पास देसी रियासतों को। तीसरा हम लोगों ने यहाँ पर पार्ट सी बनाया और इस पार्ट सी में हमने शामिल किया चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों को, और चौथा हमने यहाँ पर बनाया पार्ट डी और इसमें हमने ऐसे क्षेत्रों को शामिल किया जिनका अर्जन किया गया था या जिनको एक्वायर्ड किया गया था। अगर हम लोग मध्य प्रदेश की बात करें तो पार्ट ए में कौन सा वाला रीजन आएगा, ब्रिटिश प्रांत के अंतर्गत हमारा जो सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार, ये वाला जो रीजन है ना ये आएगा पार्ट ए के अंतर्गत। अगर पार्ट बी की हम लोग बात करें इसमें आने वाला है सेंट्रल इंडिया एजेंसी वाला रीजन। सेंट्रल इंडिया एजेंसी याद कीजिए कि हमारा जो पूरा वेस्ट वाला रीजन था, पूरा नॉर्थ वाला रीजन था, उसे हमने CIA के अंतर्गत रखा गया था, ये पार्ट बी के अंतर्गत आएगा। और पार्ट सी की हम लोग जब भी बात करते हैं इसमें आपका इंक्लूड रहेगा क्या, भोपाल। क्या ऐसा कोई क्षेत्र था एमपी में जो पार्ट डी के अंतर्गत आ सकता था क्या, नहीं। पार्ट डी के अंतर्गत आने वाला मध्य प्रदेश में कोई भी भाग नहीं था। तो आपसे पूछा जा सकता है 1947 में जो भारत का प्रशासनिक विभाजन था ये 4 कैटेगरी में था, राज्यों को 4 कैटेगरी में बांटा गया था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। तो मध्य प्रदेश में कितने भाग रहे 1947 में, 3, जिसे आप लोग कह सकते हैं पार्ट ए, इसमें आएगा आपके पास सीपी एंड बरार वाला रीजन। पार्ट बी की हम लोग बात करेंगे, इसमें देसी रियासतें मतलब CIA वाला रीजन आएगा। और पार्ट सी की हम लोग बात करते हैं, इसमें भोपाल वाला आपके पास क्या आएगा, रीजन आएगा। अब 1947 में मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है इसको समझने की कोशिश करते हैं मैप के थ्रू। एक मैप बनाता हूं, उसमें आपको समझाता हूं कि पार्ट ए के अंतर्गत क्या आने वाला है, पार्ट बी के अंतर्गत क्या आने वाला है और पार्ट सी के अंतर्गत क्या आने वाला है। ये हमारा प्यारा सा मध्य प्रदेश है, आप इस मध्य प्रदेश को देखिए और इस मैप से आप सभी लोग काफ़ी अच्छे तरीके से परिचित हैं। अब तो आप लोग बनाना भी सीख गए होंगे। ये हमारा प्यारा सा MP है और इसकी जब भी हम लोग बात करते हैं इस तरीके से ये हमारा 1947 का मध्य प्रदेश है। इसको आप सारे लोग जानते हैं, ये हमारा सीपी एंड वरार वाला रीजन था। इसकी हम लोग बात करते हैं, ये CIA वाला रीजन था, सेंट्रल इंडिया एजेंसी। यहाँ की हम लोग बात करते हैं इस वाले रीजन पे। यहाँ हमने देखा था कि भोपाल आपके पास रियासत थी और CIA की जब भी हम लोग बात करते हैं ये पूरा का पूरा आपके पास जो रीजन है ये सब सेंट्रल इंडिया एजेंसी के अंतर्गत आता है। ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र आपके पास था ये सब आता था किसमें, सेंट्रल इंडिया एजेंसी के अंतर्गत। अभी हम 1947 के एक एक पार्ट को पिक करते हैं और उस एक एक पार्ट को समझने की क्या करेंगे, यहाँ पर कोशिश करेंगे। चलिए, तो इतना याद रखिएगा 1947 में मध्य प्रदेश को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। ये 3 पार्ट आपके पास कौन कौन से हैं, पार्ट ए है, पार्ट बी है और पार्ट सी। लिख देता हूं 1947।
1947 में एमपी में एक तो आपके पास क्या है, पार्ट ए है, सेकंड हमारे पास क्या है, पार्ट बी, और थर्ड हमारे पास क्या है, पार्ट सी। पार्ट ए के अंतर्गत हमने किसको रखा गया है, ये रखा गया है सीपी एंड वरार वाला रीजन। पार्ट बी की हम लोग बात करते हैं, यहाँ सेंट्रल इंडिया एजेंसी को रखा है, और पार्ट सी में हमने भोपाल को रखा है इनिशियल 1947 में। आगे जाके इनकी जो स्थिति है उसमें बदलाव आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग पार्ट ए के बारे में बात करते हैं। पार्ट ए में सीपी एंड वरार वाला आपके पास जो रीजन है, और जब भी मैं आपके पास सीपी एंड वरार वाले रीजन का एक मैप यहां पर बनाने की कोशिश करता हूं, तो इस तरीके से आप ये जो मैप है, इस मैप को इस तरीके से देखते हैं, याद रखिएगा। इसमें ये वाला जो हमारा रीजन है, आप इसको कह सकते हैं यहाँ पर ये हमारा वरार वाला रीजन है, आप इसको बरार क्षेत्र के नाम से जानते हैं। यहाँ वाला जो रीजन है इसको मैं नागपुर के नाम से जानता हूँ, और इधर वाला जो हमारे पास रीजन है इसको मैं यहाँ पर सागर क्षेत्र के नाम से जानता हूँ, ये हमारा सागर क्षेत्र है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हमारा महाकौशल क्षेत्र है, और ये वाला हमारा पूरा का पूरा क्या है, ये छत्तीसगढ़ वाला रीजन है। तो आप ऐसे याद रखिएगा। ये हमने जो क्लासिफिकेशन किया है 1947 की हम लोग बात करते हैं, और इस वाले रीजन की जब भी हम लोग बात करते हैं, ये पूरा का पूरा हमारे पास क्या है, सीपी एंड बरार है। इसको हमने पार्ट ए के अंतर्गत रखा गया है, और इसकी जो कैपिटल है ये आपके पास क्या है, नागपुर। ठीक है, तो देखो इसमें क्या क्या आएगा आपके पास, सागर वाला रीजन आएगा, महाकौशल वाला रीजन आएगा, छत्तीसगढ़ वाला आएगा आपके पास, नागपुर आता है, वरार आता है। ये हमारा सीपी एंड वरार था, इसी को हमने पार्ट ए बनाया। इसकी जो कैपिटल है वो आपके पास क्या है, नागपुर है। अगर आपसे कोई पूछता है कि यहाँ पर क्या इसका प्रशासनिक विभाजन है, तो 1947 की हम लोग बात करते हैं। इसमें 5 तो आपको संभाग दिखाई देते हैं, और 5 संभाग के साथ में यहाँ पर वाइस आपको क्या दिखाई देंगे, डिस्ट्रिक्ट दिखाई देंगे। अगर हम लोग बात करें ये जो विधानसभा सीट है, यहाँ पर विधानसभा की 232 है ना, यहाँ पर विधानसभा की 232 सीटें थी। मतलब 1946 और 47 में जब यहाँ पर विधानसभा की सीटों की बात करते हैं 232 सीट्स आपको दिखाई देंगी। हम लोग संभाग के बारे में बात करें तो देखिए, पहला आपका जो संभाग है ये है जबलपुर संभाग, और जब भी हम लोग जबलपुर के बारे में बात करते हैं आपको यहाँ पर जिले दिखाई देंगे। देखो जबलपुर तो आएगा ही आएगा, है ना, जबलपुर हमें यहाँ पर दिखाई देगा। जबलपुर के साथ में सिवनी जिला आपको दिखाई देगा। सिवनी के अलावा हम लोग यहाँ पर मंडला, आपके पास जो जिला है ये मंडला जिला आपको दिखाई दे जाएगा। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो सागर और दमोह भी आपको इसमें दिखाई देगा। सागर की हम लोग बात करते हैं और दमोह की हम लोग बात करते हैं, ये दोनों जिले भी आपको दिखाई देंगे। पहला संभाग हमारे पास कौन सा है, जबलपुर संभाग। इस जबलपुर संभाग में जबलपुर, सिवनी, मंडला, सागर और दमोह ये वाले जिले आपको क्या होंगे, यहाँ पर दिखाई देंगे। आगे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, दूसरा हमारा जो संभाग है वो आपके पास क्या है, नर्मदापुरम संभाग है। सेकंड हमारा संभाग कौन सा है, नर्मदापुरम संभाग है। और जब भी हम लोग नर्मदापुरम संभाग की बात करते हैं, आप समझ जाइए कि यहाँ पर जो हमारे पास होशंगाबाद जिले की हम लोग बात करेंगे, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट की हम लोग बात करते हैं। होशंगाबाद के अलावा हम लोग यहाँ पर जो हरदा डिस्ट्रिक्ट है, इस हरदा डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करेंगे। हम लोग यहाँ पर बैतूल के बारे में बात करेंगे, बैतूल आपको दिखाई देगा। आपको यहाँ पर छिंदवाड़ा दिखाई देगा, सॉरी ये हरदा नहीं है, ये होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा और निवाड़ आपके पास जो जिला है ये यहाँ पर दिखाई देता है। देखिए 5 संभाग हैं। पहला आपके पास जबलपुर संभाग। जबलपुर संभाग में जबलपुर जिला, सिवनी जिला, मंडला जिला, सागर जिला और दमोह जिले आते हैं। फिर हम लोगों ने बात की नर्मदापुरम संभाग के बारे में। इसमें होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा और निवाड़ ये जिले इसमें आपको देखने को मिलेंगे। और जैसे हम लोग नर्मदापुरम संभाग के बारे में बात करते हैं,
इसके बाद यहाँ पर जो अगला संभाग आपको दिखाई देगा ये हमारा है नागपुर। और जब भी हम लोग नागपुर संभाग के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर आपको चांदा जिला की हम लोग बात करते हैं। देखो नागपुर तो रहेगा ही रहेगा, चांदा इसमें रहेगा। इसके अलावा हमारा जो बालाघाट है, ये बालाघाट जिला भी आपको इसमें दिखाई देगा। और इसी के साथ में हमारा जो भंडारा जिला है वो भी इसमें दिखाई देगा। और नागपुर तो आपका आने वाला ही है। तो नागपुर संभाग में क्या क्या आने वाला है? चांदा, बालाघाट, भंडारा और नागपुर। देखिए 3 संभाग आपको अच्छे से यहाँ पर याद हो जाएंगे। फिर हम लोग बात करते हैं चौथा आपके पास जो संभाग है ये है हमारा छत्तीसगढ़। और जब भी हम लोग छत्तीसगढ़ संभाग के बारे में बात करते हैं तो आप समझ जाइए यहाँ आपको क्या दिखाई देगा। रायपुर के बारे में हम लोग बात कर देते हैं। रायपुर के अलावा हम लोग दुर्ग के बारे में बात कर देते हैं। और दुर्ग के अलावा हम लोग यहाँ पर जो बिलासपुर है, इस बिलासपुर के बारे में क्या करेंगे? बात करेंगे। अगला आपके पास जो संभाग है 5वां, ये हमारा वर्धा संभाग है। और जब भी हम लोग वर्धा संभाग के बारे में बात करते हैं, बुल्ढाना, बुल्ढाना के अलावा अकोला, अकोला के अलावा अमरावती और वर्धा, इस तरीके से इस वाले रीजन में 5 संभाग आपको दिखाई देते हैं। ये 5 संभाग कौन कौन से हैं? पहले नंबर पर आपको दिखाई देगा जबलपुर। और जबलपुर में जबलपुर, सिवनी, मंडला, सागर और दमोह ये जिले आते थे। नर्मदापुरम की हम लोग बात करते हैं, इसमें होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा और निबाड़ ये वाले रीजन आते थे। नागपुर संभाग की हम लोग बात करते हैं, नागपुर में चांदा आता है, बालाघाट, भंडारा और नागपुर ये जिले आएंगे। छत्तीसगढ़ संभाग की बात करते हैं, रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर ये जिले इसमें आते हैं। वर्धा की बात करेंगे, वर्धा में बुल्ढाना, अकोला और अमरावती। तो 1947 की जब भी हम लोग बात करते हैं, इस 1947 में इसमें 5 संभाग हैं, 22 डिस्ट्रिक्ट हैं। इसकी जो कैपिटल है, हमारी जो राजधानी है, ये राजधानी नागपुर है। अगर आपसे कोई पूछता है, अगर आपसे कोई पूछता है कि 1947 के टाइम पर मध्य प्रदेश कौन था, तो यही वाला जो रीजन है ये आपका मध्य प्रदेश है। इसमें 5 संभाग हैं, 22 डिस्ट्रिक्ट हैं। इसकी कैपिटल आपके पास क्या है? नागपुर है, याद रखिएगा। जब भी हम लोग इस वाले रीजन के बारे में थोड़ी सी बातचीत और करते हैं, तो यहाँ पर देखो मैंने आपको बताया था कि 1936 से लेकर यहाँ पर 3 सीएमओ के बारे में मैंने आपसे बात की थी। जैसे एक हम लोग ई राघवेंद्र राव के बारे में बात करते हैं, ये शायद आपको याद होंगे, ई राघवेंद्र राव। फिर हम लोगों ने यहाँ पर बात की थी किसके बारे में? जो एन.वी. खरे थे, इनके बारे में। और फिर मैंने आप लोगों से बात की थी किसके बारे में? जो पंडित रविशंकर शुक्ल हैं, इनके बारे में। ये 3 सीएम के बारे में तो आप लोग पढ़ चुके हैं कि इस वाले रीजन के ये 3 सीएम थे। लेकिन जब भी हम लोग बात करते हैं कि मार्च 1948, 22 मार्च 1948, 1948 में इस वाले रीजन में इलेक्शन होते हैं। और जो आईएनसी है, ये आईएनसी 232 सीटों में से 194 सीटें आईएनसी जीत जाती है। 232 आपके पास जो सीटें थी, इनमें से 194 आपके पास कौन जीतता है? आईएनसी जीतता है। और यहाँ पर जो आपके सीएम बनते हैं वो सीएम हैं पंडित रविशंकर शुक्ल। यहाँ पर आपके पास जो सीएम बनते हैं, ये पंडित रविशंकर शुक्ल को क्या किया गया? सीएम बनाया गया। तो पूछा जा सकता है कि ये वाला जो आपके पास रीजन है, इस वाले रीजन में इलेक्शन हुए और इलेक्शन के बाद बनने वाले सीएम कौन थे? आपके पास पंडित रविशंकर शुक्ल हैं। क्योंकि 232 आपके पास जो सीटें थी, इन 232 सीटों में से 194 सीटें किसने जीती? आपके पास कांग्रेस ने जीती। और ये आपके इस वाले रीजन के सीएम माने गए। और अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, जो ई राघवेंद्र राव थे, ये ई राघवेंद्र राव इस रीजन के गवर्नर बना दिए गए। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हमारा जो सीपी एंड वरार था, जिसे आप लोग सेंट्रल इंडिया के नाम से जानते थे, जिसे आप लोग मध्य भारत के नाम से जानते थे, इसके पहले सीएम कौन है? पंडित रविशंकर शुक्ल। इसके आजादी के बाद पहले गवर्नर कौन है? ई राघवेंद्र राव। और इसीलिए आप लोग देखते हैं कि जब भी पूछा जाता है मध्य प्रदेश के पहले सीएम कौन है,
हमेशा नाम आता है पंडित रविशंकर शुक्ल का। और पंडित रविशंकर शुक्ल के नाम आने के पीछे कारण क्या है कि जब इलेक्शन आपके पास हुए थे, उन इलेक्शनों के टाइम पर ये इलेक्टेड आपके पास क्या थे, सीएम थे। इस बात को आपको क्या रखना है, थोड़ा सा याद रखना है। और जब भी हम लोग बात करते हैं, ये जो इलेक्शन है थोड़ा सा याद रखिएगा बच्चे, इलेक्शन डेट में थोड़ा सा करेक्शन है, ये 1952 है। 1952 में यहाँ पर इलेक्शन हुए थे और 1952 से लेकर 1956 तक ये कहानी चली थी। और 1956 में तो हमने क्या किया था, राज्य का पुनर्गठन कर दिया था। एक बार इसको पूरे को फिर से रिवाइज कर देता हूं। देखिए, पार्ट ए की हम लोग बात कर रहे हैं। पार्ट ए में सीपी एंड बरार आपके पास आता है। सीपी एंड बरार में 232 सीटों की विधानसभा का गठन किया गया। इसके अंतर्गत कुछ मेन क्षेत्र आपके पास हैं। एक हम लोग सागर के बारे में बात करते हैं, महाकौशल क्षेत्र की बात करेंगे, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, नागपुर और बरार। इन सबको मिलाकर हमने क्या किया, 5 संभाग बना दिए और 22 डिस्ट्रिक्ट बना दिए। ये आपके पास 5 संभाग हैं, जबलपुर संभाग, नर्मदापुरम संभाग, नागपुर संभाग, छत्तीसगढ़ संभाग और वर्धा संभाग। ये इसमें शामिल आपके पास क्या है, जिले हैं। 1952 में यहाँ पर इलेक्शन होते हैं और 1952 में जो इलेक्शन हुए, 232 सीटों में से 194 सीटें आईएनसी जीतती है और पंडित रविशंकर शुक्ल को यहाँ पर पहले सीएम बना दिया जाता है। और इसी के साथ में जो ई राघवेंद्र राव थे, इन ई राघवेंद्र राव को हमने क्या किया, यहाँ के गवर्नर बना दिए। आई होप इतनी सारी बातें आपको क्लियर होंगी। आप सीपी एंड बरार को थोड़ा सा याद रखिएगा, ये पार्ट ए के नाम से आपका जाना गया था। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं, आपको आसानी हो जाएगी। और कोशिश करिएगा जब भी आप पढ़ते हैं तो पढ़ते टाइम पर इनके प्रॉपरली नोट्स बनाते चलें। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपको दिक्कत आएगी। और कोशिश करना है आपको क्या करने का, रेगुलरली नोट्स बनाने का। चलिए साफ कर देते हैं। आई होप ये वाला जो पोर्शन है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें। देखिए बच्चे, ये हमारी जो क्लासेस हैं ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए यूजफुल है। और इसके साथ में आप अगर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट की, तो उनमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। आप कोशिश करिए इन क्लासेस को रेगुलर अटेंड करने की। और इसी के साथ में आपको कोशिश करना है कि ये जो क्लासेस हैं, इन क्लासेस को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं जो 1947 है, इस 1947 में पार्ट बी के बारे में। और जब भी हम लोग पार्ट बी के बारे में बात करते हैं, जो पश्चिम की रियासतें थीं, पश्चिम की रियासतें मतलब सेंट्रल इंडिया आपके पास जो स्टेट था, अगर मैं आपको एक मैप बनाने की कोशिश करता हूं, आप इस मैप को देखिए। पहले आधा हम पूरा मैप बना लेते हैं ताकि आपको आसानी समझ में आ जाए। ये मैप हम लोगों ने बनाया है कई बार इस तरीके से। और इस मैप में ये आपके पास जो कहानी है, इस तरीके से ये आपके पास जो कहानी है, इस पूरे रीजन को आप लोग किसके नाम से जानते हैं, सेंट्रल इंडिया एजेंसी के नाम से जानते हैं। और इस सेंट्रल इंडिया एजेंसी की जब भी हम लोग बात करते हैं तो इस वाले रीजन को हमने पूरा एक CIA माना था, सेंट्रल इंडिया एजेंसी। लेकिन जब भी हम लोग बात करते हैं 1947 के बारे में, तो 1947 में ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को अलग कर दिया गया। और एक ये वाला जो पार्ट है, इसको क्या कर दिया हमने यहाँ पर अलग कर दिया। और इसको हमने क्या माना, आपके पास पार्ट बी माना। और इसमें आपको पता है कि काफ़ी सारी रियासतें हैं। जैसे ऊपर वाले क्षेत्र की हम लोग बात करते हैं, इस ऊपर वाले क्षेत्र में आपको दिखाई देंगे कि ग्वालियर रियासत की हम लोग बात करते हैं। और नीचे वाले क्षेत्र की हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर एक जो बड़ी रियासत है, ये आपके पास क्या है, इंदौर है। यहाँ हमें क्या दिखाई देगा, ग्वालियर। और जब भी हम लोग ग्वालियर की बात करते हैं, ये अपने आप में एक रियासत है बड़ी। यहाँ पर आपको दिखाई देगा क्या, इंदौर। और इंदौर भी अपने आप में क्या है, एक बहुत बड़ी रियासत है। जब भी हम लोग बात करते हैं इस वाले क्षेत्र की, तो देखिए 1947 में ये आपका पार्ट बी के अंतर्गत आया। और इसमें हमने 26 देसी रियासतों को
26 आपके पास जो रियासतें थी, इन सबको मिलाकर एक पार्ट बनाया जो आपका पार्ट बी, या हम लोग बात करते हैं पश्चिम की रियासतों को मिलाकर हमने एक नया क्षेत्र बना दिया जो भाग का खा के नाम से आपका जाना गया। अब जैसे ही इसको बनाया गया, इसके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्या कि भैया इसकी कैपिटल क्या बनाई जाए। जैसे हमने सीपी एंड बरार के बारे में बात की थी, उस सीपी एंड बरार में कैपिटल हमने नागपुर को बना दिया था। या तो ग्वालियर अपने पास में एक बड़ी रियासत है, इंदौर अपने पास में एक बड़ी रियासत है। अगर हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, ग्वालियर को कैपिटल बनाते हैं तो इंदौर को बुरा लगता है, और इंदौर को कैपिटल बनाते हैं तो आपको पता है कि हमारा जो ग्वालियर है, इस ग्वालियर को क्या हो जाएगा, आपके पास बुरा लग जाएगा। तो हमने क्या किया, एक समाधान निकाला। समाधान निकालने का मतलब क्या है कि इस वाले रीजन को कुछ समय के लिए इंदौर को कैपिटल बना दें और कुछ समय के लिए क्या करें, हम लोग ग्वालियर को कैपिटल बना दें। जब हम लोग बात करते हैं कि जो 1 जनवरी है, इस 1 जनवरी से जो आपके पास 15 जुलाई था, 1 जनवरी से लेके 15 जुलाई तक, मतलब लगभग 6.5 माह की हम लोग बात करते हैं, तो 6.5 माह तक इस रीजन की कैपिटल आपके पास क्या रहा, इंदौर रहा। और जब भी हम लोग बात करते हैं 16 जुलाई से 16 जुलाई से लेकर 31 आपके पास जो दिसंबर है, मतलब लगभग 5.5 माह तक इसकी जो कैपिटल रही वो क्या रही, इंदौर रही। जब भी आप किसी बुक को पढ़ते हैं सामान्य अध्ययन की, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की, तो इनकी जो कैपिटल है वो आपको ऐसा लिखा रहता है कि 6 महीने के लिए ग्वालियर राजधानी बनी और 6 महीने के लिए इंदौर को राजधानी बनाया गया। लेकिन सच्चाई ये है कि 6.5 महीने के लिए जो राजधानी रहा करती थी ये हमारी इंदौर रहती थी। और जब भी हम लोग बात करते हैं कि जो 5.5 महीने के लिए आपकी जो राजधानी रहा करती थी वो ग्वालियर रहा करती थी। ये आपको याद हुआ। यहाँ पर देखो 1948 में 1948 में एक विधानसभा का गठन किया गया और ये 99 सीटें थी इस विधानसभा में। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, यहाँ बड़े कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होंगे। कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने का मतलब क्या है कि ग्वालियर खुद चाहता है कि हमारे पास कुछ आना चाहिए, इंदौर को चाहता है कि हमारे पास कुछ आना चाहिए। जब यहाँ पर इलेक्शन कराए गए तो पहली बार हमने जो सीएम बनाए थे वो आपके पास कौन थे, लीलाधर जोशी। 1948 में हमने क्या किया, जो लीलाधर जोशी थे, इन लीलाधर जोशी को क्या कर दिया, सीएम बना दिया। अब लीलाधर जोशी को हमने जब सीएम बनाया तो ये 1948 से लेकर 1949 तक क्या करते हैं, काम करते हैं। अब देखो, जब इनको हमने सीएम बनाया तो जो राजा रजवाड़े थे इनको क्या मिला, इन्होंने आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया। जब इन्होंने आंदोलन करना स्टार्ट किया तो ऐसी देसी रियासतें जहां पर राजा रजवाड़े थे, 2 पदों का प्रावधान किया गया। एक आपके पास था पद राज प्रमुख का, और जब भी हम लोग राज प्रमुख के बारे में बात करते हैं, ये आपके जो जीवाजी राव होलकर थे, जीवाजी राव आपके पास जो सिंधिया थे, इन जीवाजी राव सिंधिया को हमने क्या कर दिया, राज प्रमुख बनाया। अगर इनको हमने राज प्रमुख बना दिया है तो इंदौर से भी समस्या आएगी। एक हमने यहाँ पर उप राज प्रमुख बनाए, और आपके पास जो उप राज प्रमुख थे ये हमारे यशवंत राव होलकर थे। तो ये 2 नाम आपको याद रखने हैं कि जो राजा रजवाड़े वाली कहानी थी, जो देसी रियासतें थी, यहाँ पर हमने 2 नए पदों का सृजन किया था। एक आपके पास राज प्रमुख, और जब भी राज प्रमुख की बात करते हैं जीवाजी राव सिंधिया बनाए गए। एक हम लोग बात करते हैं उप राज प्रमुख की, और ये उप राज प्रमुख आपके पास कौन थे, यशवंत राव होलकर थे। क्यों? क्योंकि राजा रजवाड़ों से वादा किया गया था कि जब भी हम राज्यों का पुनर्गठन करेंगे या नए राज्यों को बनाएंगे तो वहां पर आपको कुछ ना कुछ अधिकार जरूर दिए जाएंगे। तो राज प्रमुख का नाम आपको याद रखना है और उप राज प्रमुख का नाम आपको क्या रखना है, यहाँ पर याद रखना है। लीलाधर जोशी के बाद, है ना, लीलाधर जोशी की हम लोग बात करते हैं। इन लीलाधर जोशी ने क्या किया, आपके पास 1948 से लेकर 1949 तक कार्यभार संभाला। उसके बाद इन्हें परेशानी आने लगी तो यहाँ पर आपके पास जो गोपी कृष्ण विजयवर्गीय हैं, इन गोपी कृष्ण विजयवर्गीयों को क्या किया गया, सीएम बनाया गया। लीलाधर जोशी ने जैसे ही आपके पास त्यागपत्र दिया तो गोपी कृष्ण विजयवर्गीय क्या कर दिया, आपके पास सीएम बना दिए। ये आपके पास 1949 से लेकर 1950 तक सीएम रहे। इनके रिजाइन देने के बाद जो आपके पास तखत मल जैन हैं, इन तखत मल
जैन को क्या किया गया, सीएम बनाया गया। इन्होंने भी आपके पास ज्यादा समय तक साथ नहीं दिया और 1950 से लेकर 1951 तक ये क्या रहे, आपके पास सीएम के पद पर रहे। देखिए फिर से बोलता हूं कि 1948 में एक 99 सीट विधानसभा बनी। पहले सीएम कौन बने, लीलाधर जोशी। 1948 से लेकर 1949 के बीच में गोपी कृष्ण विजयवर्गीय इनके बाद सीएम बने। जब लीलाधर जोशी ने रिजाइन कर दिया तब इसके बाद जो तकतमल जैन हैं ये सीएम बनते हैं 1950 के बाद तक। राज प्रमुख किसको बनाया गया था, राज प्रमुख बनाया गया है जीवाजी राव सिंधिया को। और उप राज्य प्रमुख अगर हम लोग बात करें हेड और डिप्टी हेड किसको बना दिया, जो यशवंत राव होलकर हैं आपके पास, इनको। और जब भी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि 1951 में 1951 में इस वाले रीजन में इलेक्शन होते हैं और जब यहाँ पर आपके पास इलेक्शन होंगे तो जो 99 सीटें थी इनमें से 74 जो सीट हैं ये कांग्रेस जीत जाती है। और इलेक्शन के बाद पहले जो सीएम बनते हैं ये बनते हैं आपके पास मिश्री लाल गंगवाल। पहले आपके पास जो सीएम बनते हैं ये मिश्री लाल गंगवाल को बनाया जाता है। और इनके बाद जो दूसरे सीएम आपके पास बनते हैं वो आपके पास बनते हैं तकतमल जैन। और ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इलेक्शन के बाद पहले बनने वाले सीएम कौन थे, ये आपके पास मिश्री लाल गंगवाल थे। और इनके बाद दूसरे जो सीएम बने वो आपके पास कौन थे, तकतमल जैन थे। तो देखो भैया ये हमारे पास पार्ट बी की कहानी है। पार्ट बी की हम लोग बात करते हैं, इसमें 26 रियासतें हैं, ग्वालियर और इंदौर वाले क्षेत्र इसमें आते हैं। हमने क्या किया कि ग्वालियर को 5.5 महीने के लिए राजधानी बनाई, 16 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर के बीच की। और जब भी हम लोग बात करते हैं जो इंदौर है इसको 1 जनवरी से लेकर 15 जुलाई के बीच में क्या बनाई, राजधानी बनाई। अब आप एक चीज को तो काफी आसानी से समझ पा रहे होंगे कि ये वाली आपके पास जो कैपिटल है 1 जनवरी से लेकर 15 जुलाई ये हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी रहेगी। ये हमारी क्या है, ग्रीष्मकालीन राजधानी है, क्योंकि पूरा का पूरा जो गर्मी का समय है यहीं गुजरता है। और जब भी मैं ग्वालियर की आपसे बात करता हूं ये ग्वालियर आपके पास क्या है, ये हमारी शीतकालीन राजधानी है। तो पूछा जा सकता है आपसे कि समर कैपिटल क्या थी और विंटर कैपिटल आपके पास क्या थी। देखिए हम लोग पार्ट बी के बारे में बात कर रहे थे। पार्ट बी के अंतर्गत पश्चिम आपके पास जो मध्य प्रदेश है ये पूरा वेस्टर्न एमपी को शामिल किया गया और इस वेस्टर्न एमपी की 26 रियासतों को लिया गया। इसमें 2 हेड बनाए गए, एक ग्वालियर की हम लोग बात करते हैं 5.5 माह के लिए राजधानी हुआ करती थी। इंदौर की हम लोग बात करते हैं 6.5 माह के लिए क्या हुआ करती थी, राजधानी हुआ करती थी। राज प्रमुख यशवंत राव सिंधिया थे, जीवाजी राव सिंधिया थे और उप राज्य प्रमुख आपके पास यशवंत राव होलकर थे। ये सीएम आप लोग याद रख लीजिएगा कि 1948 से लेकर 1949 तक लीलाधर जोशी सीएम बने, गोपी कृष्ण विजयवर्गीय 1949 से लेकर 1950 तक, और तकतमल जैन की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, ये आपके पास कौन है, तकतमल जैन है। और जब भी आप लोग तकतमल जैन के बारे में बात करोगे 1950 से लेकर 1951 में 1951 में यहाँ पर इलेक्शन होते हैं। 99 सीट की विधानसभा थी, 74 सीटें जीतती है आपके पास कौन, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करते हैं। पहले सीएम बनते हैं मिश्री लाल गंगवाल। जब ये रिजाइन दे देते हैं तो तकतमल जैन फिर से आपके क्या हो जाते हैं, सीएम बन जाते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें इसका जो प्रशासनिक विभाजन है, ये प्रशासनिक विभाजन आपके पास 3 संभागों में था। प्रशासनिक विभाजन 3 संभागों में था। एक हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, देखिए आपने गिरदावर के बारे में नाम सुना होगा। गिरदावर आपके पास जो संभाग है ये आपको याद रखना है। गिरदावर संभाग का जो मुख्यालय था ये आपके पास ग्वालियर था और ग्वालियर के आसपास के जिले इसी में आया करते थे। दूसरा आपके पास जो संभाग है वो हमारा इंदौर संभाग था और जब भी हम लोग बात करते हैं इंदौर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, ये वाले जो रीजन है आपको इसमें देखने को मिलेंगे। और तीसरा हमारे पास जो संभाग था वो हमारा रतलाम संभाग था। रतलाम, मंदसौर, उज्जैन, ये वाले जो रीजन है आपको इस संभाग में देखने को मिल जाएंगे। मतलब क्या है, अगर मैं आपसे 1947 के बाद बात करता हूं, पार्ट बी की हम लोग बात करते हैं, पश्चिम की 26 रियासतें इसमें शामिल हैं। ये इसका प्रशासनिक विभाजन है। 3 यहाँ पर आपको संभाग देखने को मिलेंगे और इनके जो इंपॉर्टेंट जिले हैं आप लोग आसानी से याद रख सकते हैं। 2 कैपिटल हैं, ग्वालियर
और इंदौर राज प्रमुख जी बाजीराव और उपराज प्रमुख यशवंत राव। ठीक है, ये 1948 में 99 सीटें थी। ये आप लोग क्या करिए, इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, थोड़ी सी हेल्प आपको यहाँ से मिल जाएगी। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो कहानी है इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आई होप इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी आसानी से। चलिए, पार्ट वी आपको क्लियर है ऐसी उम्मीद कर सकता हूं। और पार्ट बी का जो रिमेनिंग आपके पास पोर्शन था, मतलब सेंट्रल इंडिया एजेंसी की हम लोग बात करते हैं, इस सेंट्रल इंडिया एजेंसी के रिमेनिंग पोर्शन को अलग करके एक नया क्षेत्र बनाया गया। और आपका ये जो नया क्षेत्र है आगे जाके पार्ट सी के नाम से जाना गया था। देखिए, नया क्षेत्र कौन सा है आपके पास, ये वाला जो रीजन है, इस क्षेत्र की हम लोग बात करते हैं। ये आपका है, इसमें दो क्लासिफिकेशन थे, कौन कौन से, एक को आप लोग जानते हैं बुंदेलखंड के नाम से, और एक आपके पास जो रीजन है इसे हम लोग जानते हैं किसके नाम से, बघेलखंड के नाम से। ये वाला जो आपके पास रीजन है इसको हमने CIA से अलग किया था। अगर देखा जाए तो आपके पास ये क्या बन गया, पार्ट सी बना। और जब आपके पास ये पार्ट सी बना, इसकी जो कैपिटल है, ये कैपिटल आप लोगों से पूछी जा सकती है। कैपिटल हमारे पास बनी थी क्या, रीवा। और इस क्षेत्र की जब भी हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर 36 रियासतें थीं। आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा रियासतें किस क्षेत्र में थीं, पार्ट सी वाले में थीं। ये आपका बुंदेलखंड वाला रीजन, ये आपके पास बघेलखंड वाला रीजन। वैसे तो आपके पास ये CIA के अंतर्गत आता था, लेकिन CIA को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक आपका पार्ट बी में चला गया, एक आपका पार्ट सी में यहाँ पर आ गया था। अब देखो, ये वाला जो क्षेत्र है आपके पास, यहाँ भी आपको देसी रियासतें देखने को मिलेंगी। और जब भी हम लोग देसी रियासतों की बात करते हैं, 60 सीटें, 60 सीट यहाँ पर बनाई गई थी विधानसभा में। और जब भी हम लोग बात करते हैं CM के बारे में, तो देखिए, अब जहां आपके पास राजा रजवाड़े हुआ करते थे, वहां CM की जब भी हम लोग बात करते थे, स्पेशली नॉमिनेटेड होते थे। और पहले आपके पास जो CM बने वो अवधेश प्रताप सिंह बने। अवधेश प्रताप सिंह आप सब लोग जानते हैं काफी अच्छी तरीके से, ये रीवा में काफी फेमस नाम है और इनके नाम पर एक कॉलेज भी है। तो अवधेश प्रताप सिंह को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर CM बना दिया। आपसे पूछा जा सकता है। और 60 सीट की विधानसभा आपके पास बनी। और यहाँ भी दो पद आपको देखने को मिलेंगे। एक तो हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, जो राज्य प्रमुख है, इस राज्य प्रमुख के बारे में। और एक आपको यहाँ पर जो पद दिखाई देगा वो आपके पास रहेगा कौन सा, उपराज्य प्रमुख का। अब देखिए, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब भी राज्य प्रमुख और उपराज्य प्रमुख की बात आती है तो डेफिनेटली किसी ना किसी स्थानीय राजा को यहाँ पर लिया जाएगा। और यहाँ पर आपके पास दो बड़ी रियासतें हैं, एक हम लोग रीवा के बारे में बात करते हैं, एक हम लोग पन्ना के बारे में बात करते हैं। जो आपके पास मार्तंड सिंह है ना, मार्तंड सिंह की हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। ये मार्तंड सिंह यहाँ के राज्य प्रमुख थे। और जब भी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, जो यादवेंद्र सिंह हैं, ये यादवेंद्र सिंह यहाँ के आपके पास क्या बने, उप राज्य प्रमुख बने। मतलब क्या है समझिए कि पार्ट सी, इसमें 36 रियासतें हैं, इसकी कैपिटल क्या है, रीवा है, 60 सीटें हैं विधानसभा की। पहले CM कौन बने, अवधेश प्रताप सिंह। यहाँ के जो राज्य प्रमुख बनाए गए वो मार्तंड सिंह को बनाया गया और उप राज्य प्रमुख यादवेंद्र सिंह को बनाया गया। इस रीजन के प्रशासनिक विभाजन की हम लोग बात करेंगे तो प्रशासनिक विभाजन में एक आपको बुंदेलखंड संभाग दिखाई देगा, है ना, एक आपको बुंदेलखंड संभाग दिखाई देगा। और दूसरे रीजन की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो दूसरा रीजन आपको यहाँ पर क्या दिखाई देगा, बघेलखंड संभाग दिखाई देगा। तो पूछा जा सकता है इस वाले क्षेत्र में कौन कौन से दो संभाग थे, एक हमारे पास बुंदेलखंड है और एक हमारे पास कौन है, यहाँ पर बघेलखंड संभाग है। आप इस बात को क्या रखेंगे, याद रखेंगे। आई होप कि यहाँ तक की जो कहानी है ये आपको थोड़ी सी याद होगी। आज अभी तक हमने ये पार्ट सी की कहानी समझी है। आई होप आपको याद हो गया होगा कि कैपिटल इसकी रीवा थी, 36 इसमें रियासतें थी, 60 विधानसभा सीटें हैं, CM आपके पास अवधेश प्रताप सिंह बने
और अवधेश प्रताप सिंह रीवा के एक महान व्यक्तित्व माने जाते हैं। मार्तंड सिंह की हम लोग बात करते हैं, ये राज्य प्रमुख हैं। और यादवेंद्र सिंह की हम लोग बात करेंगे, ये आपके पास उप राज्य प्रमुख हैं। दो यहाँ पर संभाग हैं, एक बुंदेलखंड संभाग की हम लोग बात करते हैं, एक बघेलखंड संभाग की बात करते हैं। अब 1947 में जो आपका एमपी है, इसमें एक और भाग रह गया है, और इस भाग की हम लोग जब भी बात करते हैं तो वर्तमान समय में आपकी जो राजधानी है भोपाल। देखो, भोपाल अपना जो नेचर है, ये नेचर बदलता रहा है। किस तरीके से कि जब भी हम लोग बात करते हैं भोपाल के बारे में, दो बातें याद रखना कि भोपाल 1947 से लेकर 1947 से लेकर 1950 के बीच में ये पार्ट बी के अंतर्गत आता था, और 1950 के बाद ये पार्ट सी में आने लगा। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भोपाल कब तक किस में रहा। 1947 से लेकर 1950 तक पार्ट बी का हिस्सा था, और 1950 के बाद ये पार्ट सी का हिस्सा हो गया था। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आज़ादी के पहले, राज्य पुनर्गठन के पहले भोपाल किस में आता था, पार्ट सी में आता था। भोपाल को समझने के लिए हम इसकी थोड़े से इतिहास को समझते हैं। और इतिहास को समझने का मतलब क्या है कि देखिए, जो हमारा अगर हम लोग बात करें किसके बारे में, भोपाल के बारे में, एक छोटा सा एमपी का मैप बना लेते हैं, बहुत छोटा सा, ताकि आपको आसानी समझ में आ जाए। ये हमारा मध्य प्रदेश है प्यारा सा, और इस मध्य प्रदेश की जब भी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, ये आपका शहर है कौन सा, भोपाल मान लीजिए। जब भी हम लोग भोपाल के बारे में बात करते हैं, 1707 में एक व्यक्ति आता है 1707, और 1707 में जो दोस्त मोहम्मद खान, एक व्यक्ति का नाम याद रखना, दोस्त मोहम्मद खान, और दोस्त मोहम्मद खान के द्वारा क्या किया जाता है, भोपाल शहर की स्थापना की गई। इसने स्थापना की थी भोपाल शहर की, मतलब प्रेजेंट आपका जो भोपाल है, इसकी जो बाउंड्री है वो दोस्त मोहम्मद खान ने क्या की, आपके पास बनाई। 1723 में इस वाले क्षेत्र पर जो हैदराबाद के निजाम हैं, इस हैदराबाद के निजाम का अधिकार हो गया। 1723 में हैदराबाद का निजाम इसको अपने राज्य में शामिल कर लेता है, इसको जीत जाता है, और 1723 से लेकर 1737 तक ये हैदराबाद के निजाम के अधीन रहता है। आप सबको याद है, याद कीजिए पेशवा बाजीराव को। पेशवा बाजीराव ने 1737 में 1737 में एक लड़ाई लड़ी थी, और इसको आप लोग जानते हैं भोपाल के युद्ध के नाम से। बाजीराव प्रथम, वही मस्तानी वाले, भोपाल का युद्ध लड़ा गया। किस किस के बीच में, एक तरफ आपके पास थे कौन, पेशवा, दूसरी तरफ आपके पास कौन थे, हैदराबाद का निजाम। और हैदराबाद का जो निजाम था, इसको हम लोग जानते हैं आसफ जहां के नाम से। हैदराबाद का जिस टाइम पर निजाम था, ये कौन था आपके पास, आसफ जहां था। इस हैदराबाद के निजाम का साथ दिया था भोपाल के जो नवाब हैं, इन भोपाल के नवाबों ने, और भोपाल के नवाब के अलावा जो अवध के नवाब हैं, इन अवध के नवाब ने भी। तो पूछा जा सकता है कि 1737 में जो भोपाल का युद्ध हुआ था, ये किस किस के बीच में हुआ, ये हुआ था पेशवा। और पेशवा कौन था यहाँ पर आपके पास, बाजीराव प्रथम की हम लोग बात करते हैं, ये बाजीराव फर्स्ट है। और इस युद्ध को बाजीराव प्रथम जीतते हैं। हैदराबाद के नवाब, भोपाल के नवाब और अवध के नवाब, इन तीनों को हरा देते हैं। और 1737 से लेकर 1737 से लेकर 1818 तक आपके पास ये जो भोपाल है, ये पेशवाओं के अधीन आ जाता है, मराठाओं के अधीन आ जाता है। लेकिन 1818 में आप सबको पता है, 1818 में यहाँ पर एक कहानी होती है कि एंग्लो मराठा वॉर, और एंग्लो मराठा वॉर के कारण जितने भी मराठी क्षेत्र थे, इस पर जो अंग्रेज थे, इन अंग्रेजों का शासन आ जाता है। और जैसे ही अंग्रेजों का शासन आता है, ये 1819 में 1819 में जो कुदसिया बेगम है, इस कुदसिया बेगम को यहाँ का प्रमुख बना देते हैं। कुदसिया बेगम, या आप इसको जानते हैं गौहर बेगम के नाम से। तो समझते चलिएगा ये भोपाल कैसे अपने आप के यहाँ पर क्या कर रहा है, इवोल्यूट कर रहा है।
उसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये बेगमों का शासन चलता है और 1926 से लेकर 1949 तक यहाँ रूल करने वाले जो व्यक्ति हैं वो हमीदुल्लाह खां की हम लोग बात करते हैं। एक व्यक्ति हैं हमीदुल्लाह खां, और हमीदुल्लाह खां ने क्या किया था, आपके पास यहाँ पर रूल किया था। और हमीदुल्लाह खां की घटना आपको याद रखनी है कि जब देशी रियासतों का एकीकरण किया जा रहा था, भोपाल भी आपके पास एक अलग देशी रियासत था, यहाँ पर भी बेगमों का शासन चल रहा था। तो हमीदुल्लाह खां ने जो भारत के आपके पास होम मिनिस्टर थे उस टाइम पर, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भोपाल आने से मना कर दिया था और कहता है कि हम अपना जो अस्तित्व है उसको क्या रखेंगे, स्वतंत्र बनाए रखेंगे। ये व्यक्ति भी सरदार वल्लभ भाई पटेल से ऐसी बातें करते हैं, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल पहुंचते हैं और इनसे बात करते हैं। उसके बाद जब भी हम लोग बात करते हैं 1 जून 1949, ये डेट आपको याद रखना है, 1 जून 1949 की हम लोग बात करते हैं। इस दिन भोपाल आपके पास भारत संघ में शामिल हुआ था, ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। और 1950 से लेकर 1952 के बीच, 1950 से लेकर 1952 के बीच में यहाँ पर अबीदुल्ला खां का क्या होता है, शासन आता है। जो अबीदुल्ला खां यहाँ पर क्या बनते हैं, शासक बनते हैं। और 1952 में यहाँ 60 सदस्यीय विधानसभा का गठन कर दिया। 1952 में इलेक्शन हुए, सारी की सारी सीटें कांग्रेस जीतती है और शंकर दयाल शर्मा की हम लोग बात करते हैं। जो शंकर दयाल शर्मा हैं ये यहाँ के क्या बन जाते हैं, सीएम बनते हैं। तो देखिए ये आपके पास पूरे भोपाल की कहानी है कि भोपाल आपके पास कैसे बना, कैसे नहीं बना। 1707 में एक व्यक्ति दोस्त मोहम्मद खान इसकी स्थापना करते हैं। 1723 में हैदराबाद के निजाम के अंडर में आ जाता है, ये इसको जीत लेते हैं। 1723 से लेकर 1737 तक हैदराबाद के निजाम के अंडर में रहता है। 1737 में एक युद्ध होता है जिसे हम लोग भोपाल के युद्ध के नाम से जानते हैं। ये पेशवा बाजीराव प्रथम और हैदराबाद के निजाम आसफ जाह के बीच में युद्ध हुआ था। इसमें भोपाल के नवाब और अवध के नवाब ने साथ दिया था, किसका, हैदराबाद के निजाम का। हालांकि पेशवा इस युद्ध को जीत जाते हैं। 1737 से लेकर 1818 तक ये मराठा रियासत का हिस्सा रहा, मराठा साम्राज्य का हिस्सा रहा। 1818 में अंग्रेजों के अधीन चला जाता है। वो 1819 में कुदसिया बेगम को यहाँ पर प्रमुख बना देते हैं और कुदसिया बेगम को ही आप गौहर बेगम के नाम से जानते हैं। 1926 से लेकर 1949 तक हमीदुल्लाह खां का शासन चलता है और 1 जून 1949 को ये भारत संघ में शामिल हो जाता है। और जब भी हम लोग बात करते हैं 1950 से लेकर 1952 के बीच में यहाँ अब्दुल्ला खां का शासन चलता है। और आप सबको पता है 1956 में जब राज्य का पुनर्गठन किया गया था उसके बाद ये मध्य प्रदेश की कैपिटल बना और सीहोर जिले के अंतर्गत आता है। तो आज की हमारी जो कहानी है, इस कहानी में हमने देखा कि 1947 के टाइम पर आपका जो मध्य प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश का किस तरीके से नेचर है। और इसमें मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश को पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में क्या किया गया था, विभाजित किया गया था। पार्ट ए के बारे में हम लोगों ने बात की, ये सीपी एंड बरार वाला रीजन है। एक बार शॉर्ट में आपको रिवाइज करा देता हूं कि 1947 में आपका जो एमपी था, इस एमपी को हमने क्या किया, 3 पार्ट में डिवाइड किया। ये 3 पार्ट आपके पास कौन कौन से हैं 1947 में। एक हमने बनाया यहाँ पर कौन सा, पार्ट ए। इस पार्ट ए में हमने शामिल किया जो सीपी एंड वरार वाला आपके पास रीजन है, इसका हमने जो कैपिटल है वो नागपुर को बनाया। नागपुर इसकी क्या बनी, आपके पास राजधानी बनी। और यही आपके पास 1947 में मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था। हम लोगों ने जो पार्ट बी है, इस पार्ट बी के बारे में बात की। इसमें जो सेंट्रल इंडिया एजेंसी थी, इसकी पश्चिम वाली जो रियासतें थीं, मतलब पश्चिमी आपके पास जो क्षेत्र था, इसको शामिल किया। इसकी 2 कैपिटल थी, एक हम लोग बात करते हैं ग्वालियर के बारे में और एक हम लोग बात करते हैं इंदौर के बारे में। जब भी हम लोग ग्वालियर के बारे में बात करते हैं, आप लोग याद रखिएगा, ये 5.5 माह तक कैपिटल रहा करता था और इंदौर आपके पास क्या होता था, 6.5 माह के लिए कैपिटल हुआ करता था। हमने पार्ट सी के बारे में बात की, तो आपके पास जो पार्ट सी है, इसमें आपको बुंदेलखंड प्लस बघेलखंड वाला रीजन देखने को मिलेगा और
इसकी कैपिटल आपके पास क्या थी? रीवा थी। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि 1947 में आपका क्या था? मध्य प्रदेश। तो दो पार्ट मैंने आपको कंप्लीट कर दिए हैं, 1947 के पहले का मध्य प्रदेश और 1947 का मध्य प्रदेश। अगली हमारी जो क्लास रहेगी वो 1956 के मध्य प्रदेश के ऊपर रहेगी। आप अच्छे से पढ़िए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और आपके जो फीडबैक हैं वो कमेंट में प्रोवाइड जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। हैव अ नाइस टाइम। गुड डे।